डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। अभी की खबर है, भारत के सीएजी को मिली नई वैश्विक जिम्मेदारी। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया। बता दें कि यह चुनाव न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 66वें सत्र में किया गया। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर 12 सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों एसएआई के प्रमुखों से बना बाहरी लेखा परीक्षकों का पैनल संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, फंड और कार्यक्रमों और विशेष एजेंसियों के बाहरी ऑडिट की देखरेख करता है। यह स्वतंत्र निकाय संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की वित्तीय, प्रदर्शन और अनुपालन लेखा परीक्षा करता है। बात करें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में तो संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाएगा। तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के सीएजी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। बता दें कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। अभ्यास ऑनस्ट्रा हिंद 23 की शुरुआत 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक अभ्यास ऑनस्ट्रा हिंद 23 का आयोजन किया जा रहा है। ऑनस्ट्रा हिंद का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया जाएगा। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑनस्ट्रा हिंद 23 इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इस अभ्यास में भारत की तीनों सेनाओं से कुल 81 सदस्यीय दल शामिल हो रहे हैं। अभ्यास ऑनस्ट्रा हिंद की शुरुआत 2022 में की गई थी। यह अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाना है। इसका पहला संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मकसद सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। साथ ही यह दोनों सेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देने और आपसी रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में सहायक होगा। इस अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रतिबद्धता के तहत शांति अभियानों को चलाने हेतु एक साथ कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का निधन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस एम फातिमा बीवी का निधन हो गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी का निधन 96 वर्ष की आयु में केरल के कोल्लम के एक निजी अस्पताल में हुआ है। इनका जन्म 1927 में केरल के पथानामथिट्टा में हुआ था। एम फातिमा बीवी ने तिरुवनंतपुरम के महिला कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की थी। वर्ष 1950 में उन्होंने बार काउंसिल परीक्षा में टॉप किया और बार काउंसिल स्वर्ण पदक पाने वाली पहली महिला बनी। वर्ष 1992 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। जस्टिस बीवी फातिमा को वर्ष 1997 में तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इन्होंने अपने करियर में महिला शिरोमणि पुरस्कार, भारत ज्योति पुरस्कार और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीते हैं। जस्टिस बीवी फातिमा ने अपने जीवन में कई बाधाओं को तोड़ा और महिलाओं के लिए एक आदर्श के रूप में काम किया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। साथ ही यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। बता दें कि भारतीय संविधान में भाग 5 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023 की। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस
यानी नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में बेंगलुरु में एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में उनकी जयंती पर मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इस दौरान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहला स्वदेशी, मवेशी भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। दूसरा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन यानी AIT। और तीसरा सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी या दुग्ध उत्पादक कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन। बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में तो डॉ वर्गीज कुरियन की जयंती 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन यानी IDA ने 2014 से इस दिवस को मनाने की पहल की। डॉक्टर वर्गीज को मिल्कमैन ओवन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड के जनक थे। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था। डॉक्टर कुरियन ने विभिन्न संस्थानों की स्थापना के अलावा लोकप्रिय डेयरी ब्रांड अमूल की स्थापना की। गौरतलब है कि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में उज्ज्वला नाम की गौरैया का अनावरण किया। गौरतलब है कि गौरैया दिल्ली का प्रतीक और गौरव है। इसकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प और सहानुभूति को दर्शाती है। यह शुभंकर हमें याद दिलाता है कि ताकत कई रूपों में आती है और मानवीय भावना अटूट है। बता दें कि 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में देश भर से 1400 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। इन खेलों में एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन में जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। बात करें खेलो इंडिया के बारे में तो 2018 से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। इसमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करना है। साथ ही भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करके जमीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28वें पार्टियों के सम्मेलन यानी COP28 के दौरान दुबई में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी WCAS में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी दुबई में अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। बता दें कि 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में COP28 का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेगा। COP28 में वैश्विक स्टॉकटेक की सुविधा होगी, जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने की प्रतिबद्धता के साथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भी एक केंद्रीय विषय था। 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP के 26वें संस्करण में भारत की जलवायु कार्य योजना के हिस्से के रूप में पंचामृत नामक 5 विशिष्ट लक्ष्यों की घोषणा की थी। इनमें 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य या कार्बन तटस्थ बनाने की प्रतिबद्धता शामिल थी। 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कम 500 गीगावाट ऊर्जा सृजन करना, कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करना, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना जैसे लक्ष्य भी घोषित किए गए थे। फर्स्ट नाइट स्काई रिजर्व। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लद्दाख में
दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई रिजर्व बनाने की घोषणा की है। ये चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में स्थित होगा। इसमें ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों के लिए उच्च ऊंचाई वाली साइटें होंगी। इस अभयारण्य का उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की मदद से स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने लद्दाख में एक नए विश्वविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज और एक होटल प्रबंधन संस्थान सहित विभिन्न विकासात्मक पहलों का भी उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती और खुबानी जैसे स्थानीय उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार फलों और सब्जियों के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकियों में भी निवेश कर रही है और लद्दाख को कार्बन तटस्थ बनाने के प्रयास चल रहे हैं।